हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष एकेडमी। अभिलक्ष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का सीआईएसएफ का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो 30 जुलाई 2023 को शिफ्ट 1 का मैथ्स का पेपर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। और आप पैटर्न भी देखें, सारी वीडियोस को देखना जितनी भी मैंने डाली हैं, क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। तो हमेशा ये कोशिश करनी है आपको, जो लेवल एग्जाम में आता ना, नेक्स्ट एग्जाम में आपको हमेशा उसके ऊपर की तैयारी करनी है। केवल उसी लेवल तक बेस, मतलब आपको वहां तक नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप उसी लेवल तक रहोगे तो बाय चांस अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड आ जाता तो आपको काफी डिसअपॉइंटमेंट होगी। ठीक है, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ये मत समझे कि यही पेपर पैटर्न हमेशा फॉलो होगा। ठीक है, उस तरह का मतलब ये सोच रखता है एग्जामिनर कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आ रहा है, लेकिन हमेशा थोड़ा सा अपग्रेड अपने आप को रखना है कि इससे भी लेवल हार्ड आ सकता है और काफ़ी हार्ड भी लेवल आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मेन थे, 2 मेन और 7 वुमेन थी, जो किसी काम को 28 डेज में, चेन रूल का क्वेश्चन है। और आपको पता होगा ये जो क्वेश्चन है वो इस वाले फॉर्मूले पर बेस्ड है, M1 D1 T1, मतलब नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, अपॉन में वर्क 1, पहले केस का वर्क, D2 T2 अपॉन में W2। अब यहाँ पर मैन जो है, नंबर ऑफ मैन है, लेकिन यहाँ पर मैन और वुमेन है, तो इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी भी आएगी। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी भी आएगी और वर्क क्या हो जाएगा, अपने आप इक्वल हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला इस पर बेस्ड है। ठीक है, वर्क तो हर एक केस में इक्वल है, तो ये भी वर्क हो गया, ये भी वर्क। इस एफिशिएंसी से इतने मैन ने काम किया, इतने डेज काम किया, इतने टाइम काम किया। ठीक है, और यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ अदर पर्सन, मतलब जो कि वुमेन है दूसरे केस में। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ वुमेन अलग है, नंबर ऑफ डेज अलग है, नंबर ऑफ टाइम अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 मेन थे, तो मैन की एफिशिएंसी को मैं M से डिनोट कर रहा हूँ। तो 2M थे, 2 मेन थे, किसी काम को 28 डेज में करते थे, टाइम गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जबकि 2 मेन और 7 वुमेन है, 2 मेन और 7 वुमेन मिलकर किसी काम को कितने डेज में कर रहे थे, 28 डेज में कर रहे थे। ठीक है, और वही काम 6 मेन प्लस 16 वुमेन 11 डेज में कर रहे थे। 11 डेज में कर रहे थे, और फिर वही काम वो कह रहा है कि थर्ड केस में कि 5 मेन एंड 4 वुमेन कितने देर में करेंगे, 5 मेन प्लस 4 वुमेन कितने समय में करेंगे। ठीक है, यहां पर हमें ये डेज पता नहीं है। ठीक है, देखो, सब पहले केस में हमें ये पता था कि 2 मेन और 7 वुमेन किसी काम को 28 डेज में कर रहे थे, 6 मेन प्लस 16 वुमेन मिलकर किसी काम को 11 डेज में कर रहे थे, और फिर 5 मेन और 4 वुमेन मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे। यहां पर हमें डेज की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जब आप पहले दो केसेस देख रहे हो, ये वाले पहले दो केसेस, ठीक है, तो इन दोनों को यूज करके ये इक्वल है। तो क्योंकि ये वर्क जो हुआ होगा वही वर्क यहाँ पर भी हुआ होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 28 इंटू 2 56M प्लस 28 इंटू 7 7 8 द 56, 5 कैरी इंटू 7 द 14 और 5 19। ठीक है, ये W196 वुमेन इज इक्वल टू 11 इंटू 6 66 मैन प्लस 166 16 इंटू 7 11 176 1, दोनों का सम 7 और लास्ट में 6 वुमेन। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो आप, ये 56 मैन है, इधर ये 66 से माइनस हो जाएगा, तो 66 में से जब माइनस होगा तो 10 मैन बचेंगे, और जब ये इधर आएगा 176 तो 20 वुमेन बचेंगी। तो यहाँ पर हम मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो ये कह सकते हैं 2:1 है। मतलब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2:1 है। मतलब मैन अगर 2 काम करता होगा, ठीक है, तो वुमेन जो है 1 काम करती होगी। ठीक है, यहाँ पर ये एफिशिएंसी का रेशियो निकल कर आया। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक कि आपको समझ आया होगा। अब आपको क्या करना है कि अब ये सेकंड वाले केस में और थर्ड वाले केस में इसी मैन और वुमेन की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, देखो 6 इंटू नंबर ऑफ मैन, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, ठीक है, प्लस 16 इंटू वुमेन कितनी है 1। ये काम जो है 11 दिन में हो रहा था, और अब यही काम 5 मैन मतलब 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है, ये कितने दिन में होगा। ठीक है,
तो ये 16 टू 12, 12 और 16, 20, 12 और 16, हाँ 28, ठीक है, इंटू 11, इसको ऐसे रहने देते, 2 5 10, 10 प्लस 4 14, 14 इंटू डेज, 14 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा और 11 इंटू 2 22 डेज लग जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, पहले देखो 3 केसेस थे, 2 केसेस की तो वैल्यू सारी गिवन थी, थर्ड केस में डेज नहीं गिवन थे, तो पहले 2 केसेस को यूज करके मैन और वुमेन की वैल्यू निकालो, फिर वही सेकंड और थर्ड केस में उन मैन और वुमेन की वैल्यू को पुट करके नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे और 22 डेज आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, चेन रूल का। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस आपको चीजों को सॉल्व करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द पॉइंट एट विच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड ट्राइंगल, सॉरी इज कॉल्ड द ट्राइंगल्स। अच्छा, ट्राइंगल्स का क्या लगेगा वो समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल में क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो मीडियन होता है, एक तो मीडियन होता है। मीडियन क्या होता है, इस पॉइंट से इस लाइन के मिड पॉइंट पर जब ये लाइन मीट करती है, ठीक है, और इस पॉइंट से इसके मिड पॉइंट पर, ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के मिड पॉइंट, इस लाइन के मिड पॉइंट तक, मतलब ये लाइन इक्वल है, ये लाइन इक्वल है, ये लाइन इक्वल है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या, ये लाइन क्या हो जाती है, ये मीडियन हो जाती है। समझो बाद में मैं सारी लाइंस क्लियर कर दूंगा, फिर आपको समझ आएगा कि ये क्या होगा। ठीक है, तो ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये हमेशा क्या बोला जाता है, सेंट्रॉइड। ठीक है, मीडियंस के मीटिंग पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंट्रॉइड। अब इसी के लिए एक और लाइन ले लेते हैं। ठीक है, एक और ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल के अगर एंगल बाइसेक्टर, एंगल के बाइसेक्टर मतलब ये एंगल 2 डिवाइड हो जाए 2 पार्ट में, ठीक है, ये वाला भी एंगल जो है ये 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाए, ठीक है, और ये वाला भी एंगल जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये जो मीटिंग पॉइंट है, इसको इन सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन सेंटर। ठीक है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ये वाली लाइन कौन सी है, एंगल बाइसेक्टर की है, मतलब एंगल जो है वो 2 पार्ट में क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, चलो अब अगर बात करें एक और लाइन की, ठीक है, एक और ट्राइंगल ले लेते हैं। इसमें अगर हम बात करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि ये लाइन जहां पर बाइसेक्ट हो रही है, इक्वली बाइसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन अगर हम खींच दें एक, ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर खींच दें, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ये लाइन इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये ऊपर जाकर मिले या ना मिले। ठीक है, एक रैंडम ट्राइंगल ले लेते हैं, रुको, रैंडम ट्राइंगल लेते हैं, उसमें ज्यादा चीजें समझ आएंगी। ठीक है, एक ये वाला ट्राइंगल ले लें, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या होता है, ये लाइन जहां पर बाइसेक्ट हो रही है, इक्वली डिवाइड हो रही है मिड पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर लाइन खींच दी जाए, इस पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर लाइन खींच दी जाए, ठीक है, और यहाँ का भी परपेंडिकुलर लाइन जो भी जहां पर भी बनेगा ये परपेंडिकुलर लाइन खींच दी जाए, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये क्या थे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे। ठीक है, तो ये पॉइंट सर्कम सेंटर कहा जाता है। ठीक है, और एक और पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है, एक ट्राइंगल और ले लिया हमने, इसमें अगर ऑल्टीट्यूड लोगे, ऊपर वाली लाइन से बिल्कुल जहां पर भी ये, चाहे कहीं पर भी ये 90 डिग्री एंगल बनाए, ठीक है, यहां पर भी इस लाइन से कहीं पर भी 90 डिग्री बनाए, ये कहीं पर भी, तो ये सारे क्या हैं, ये ऑल्टीट्यूड्स हैं, ऑल्टीट्यूड्स हैं। और इस ऑल्टीट्यूड का जो मीटिंग पॉइंट है, ये ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ पर आपको ये बात समझ आई हो, 3 पॉइंट। तो यहाँ पर इसने कहा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये रहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इनके मीटिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है, ठीक है, सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र।
ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये बात आपको बिल्कुल क्लियर रही होगी, सारी चीज़ें क्लियर हैं। मीडियंस के मीटिंग पॉइंट को सेंट्रॉइड कहा जाता है, एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को इंसेंटर कहा जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को सर्कमसेंटर कहा जाता है, और अगर बात करें ऑल्टीट्यूड्स के मीटिंग पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हुई होगी बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से देखो क्या कह रही है कि कॉस्ट ऑफ 10 मीटर, देखो समझो यहाँ पर सीपी की बात कर रहा है, यहाँ पर रुपीज लिख लेते हैं और क्वांटिटी, किस रुपीज और किस क्वांटिटी में वो प्राइस दे रहा है। ठीक है, तो इसने कहा 10 मीटर कपड़ा 11 रुपए का है, 10 मीटर क्वांटिटी जो है वो कितने रुपए की है, 11 रुपए की। मैंने रुपीज लिख लिया, यहाँ पर क्वांटिटी लिख लिया। ठीक है, और उसको बेच रहा है वो 11 मीटर कपड़े को बेच रहा है 10 रुपए में, 11 मीटर कपड़े को 10 रुपए में बेच रहा है, तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, समझो आप ये बताओ, जितना वो कपड़ा खरीद कर लाया होगा उतना ही तो वो बेचेगा, मतलब जितना कपड़े का सीपी लोगे आप उतने ही कपड़े का तो एसपी लोगे, लेकिन यहां पर दोनों ही क्वांटिटी क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए आपको हमेशा इन दोनों क्वांटिटीज को इक्वल करना है। ठीक है, मतलब यहां पर आप ये कर सकते हो, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो 11 से, तो इसको भी 11 से, मतलब कहीं ना कहीं 121 रुपए का, 110 कपड़े का क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा। और इसको भी 10 से करोगे तो यहाँ पर 100 रुपये आ जाएगा, कितने कपड़े का एसपी, 11 मीटर का, 110 मीटर का। तो 110 मीटर कपड़ा 121 में खरीदा, 110 मीटर कपड़ा 100 में बेच दिया। तो आप ये देखोगे कि सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है, तो लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया भाई, 21 रुपये का। अब ये लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, लॉस परसेंट निकालना है, तो 21 रुपये का लॉस है, अपॉन में सीपी कितना है, 121 इंटू 100। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। अब आपको यहाँ पर ये परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है कि लॉस है, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो एक 1 और या 2 डिजिट तक निकालना पड़ेगा। तो 2100 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 121 से, तो एक बार जाएगा 121, यहाँ पर बचेगा कितना, 89 बचेगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0, 7 टाइम्स जाना चाहिए ये, 121 इंटू 7, 7 × 7, 7 × 14, और 7 × 7 8। ठीक है, 847 आ रहा है, 7 टाइम्स 847, तो 17 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, और वो भी लॉस का। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि 1 के बाद यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को मतलब कोशिश ये किया करो हमेशा कि मतलब ऑप्शंस का सहारा लो। ठीक है, कि डिजिट्स कहाँ तक मैच हो रही हैं, और उतनी कैलकुलेशन को कम करने का समय आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 75% ऑफ 75%, देखो 75% परसेंट का साइन हटाओगे 100 इंटू 75%, परसेंट का फिर से साइन हटाओगे तो ये आएगा। तो ये इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। अब देखा जाए तो 100 को तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 75 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। और कभी भी जिस डिजिट की यूनिट डिजिट 5 होती है उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 25 आता ही आता है। और इस 7 को एक बड़े नंबर मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, इसको एक बड़े नंबर 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 56 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर जो है ये होगा। अगर मान लो 85 का स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना है, 5 है तो लास्ट में 25 तो आएगा ही, और 8 को एक बड़े नंबर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 9 72, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। किसी का भी स्क्वायर ले सकते हो, 35 का स्क्वायर ले सकते हो, 5 है तो 5 का तो स्क्वायर आएगा लास्ट में। 3 को एक बड़े नंबर 4 से मल्टीप्लाई 12, तो 1225 ही आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा। तो ये आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 डिजिट पर डेसिमल लगेगी, तो 0.5625 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है बिल्कुल क्लियर रहा होगा, समझ आया होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से एक टाइम एंड वर्क का चेन रूल का क्वेश्चन है। ठीक है, 24 मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे किसी काम को 18 दिन में करते हैं। ठीक है, उसी काम को 36 मैन है। ठीक है, 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब दोनों ही केसेस में क्या है, मैन है, इसलिए एफिशिएंसी नहीं रखते, क्योंकि अगर दोनों ही केसेस में मैन है तो मैन की एफिशिएंसी हर जगह इक्वल रही होगी, तो वो कट जाती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी यहाँ पर जरूरत नहीं। लेकिन अगर दोनों ही केसेस में अलग अलग होते, मतलब पहले में मैन होता वुमेन होती दूसरे में, तो कहीं ना कहीं हमें उनकी एफिशिएंसी को भी लेना पड़ता, एम से और डब्ल्यू से डिनोट करके।
यहाँ से आप काट सकते हो 12 का 2 टाइम्स 24, ठीक है, 18 और 2 मल्टीप्लाई होकर 36 कट जाएगा, तो और आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 8 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक स्फीयर है जिसका रेडियस मतलब एक गोला है, ठीक है, उसको वो उसका त्रिज्या जो है मतलब रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, और उसको पिघला कर एक छोटे छोटे स्फीयर्स बना दिए गए, छोटे छोटे गोले बना दिए गए, जिसका रेडियाई जो है वो 2-2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, रेडियस क्या होता है, एक होता है, रेडियाई होता है जब बहुत सारे रेडियस हो। ठीक है, प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। तो स्फीयर्स कितने बनेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो एक स्फीयर बड़ा होगा, उसका कुछ रेडियस रहा होगा, लेकिन जब यहाँ पर इन्हीं को छोटे छोटे गोलों में काट दिया होगा, ठीक है, तो उनका रेडियस भी कुछ और होगा। ठीक है, उसने कहा कि 2-2 सेंटीमीटर का है, लेकिन इसका जो मतलब वॉल्यूम है और इन सभी का वॉल्यूम जो है वो इक्वल रहा होगा। समझो बात को, क्योंकि ये पिघलाकर ही तो ये सब बनाया गया है, तो इसका मतलब जितना वॉल्यूम ये ले रहा होगा उतना ही ये सब ले रहे होंगे। ठीक है, मिलाकर। ठीक है, और स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 4/3 पाई और आर, इसका रेडियस कितना है, 4 है, तो आप ये कह सकते हो 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ एन मान लेते हैं, ऐसे कितने 4/3 पाई आर क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, दूसरे का रेडियस कितना है 2। ठीक है, तो आप एक चीज देखोगे दोनों में एक चीज कांस्टेंट है, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों में इक्वल था। यहां से अगर हम काटें 2 2 2, तो आप ये कह सकते हो 2 2 2, यहां पर ये कट जाएगा, तो इनके कितने आ जाएंगे एन, तो 2 गुना 2 गुना 2 8 आ जाएंगे। मतलब ऐसे जो है क्यूब्स सॉरी स्फीयर्स बनने थे कितने, 8, और इस तरह का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो उसने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, देखो पूरे सर्कल का अभी अभी हमने डिस्कस किया कि वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब हेमिस्फीयर होगा तो यही आधा हो जाएगा ना, मतलब आप ये कह सकते हो इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, जिसका डायमीटर 6 है, तो ठीक है, रेडियस पता चल जाएगा, रेडियस कितना होगा 3। तो यहां पर वॉल्यूम निकाल दिए बस सीधा, 2/3 पाई को खोल लेते हैं 22/7, और रेडियस कितना बोला है इसने 3 है, तो 3 गुना 3 गुना 3, एक 3 से ये 3 कट जाएगा। अच्छा, पाई को उसने बोला नहीं है खोलने के लिए, क्योंकि ऑप्शंस में सब में पाई है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं पाई। ठीक है, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 18 पाई। ठीक है, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 पाई इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है यहाँ तक ये आपको बिल्कुल क्लियर रहा होगा, समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 6 बेल्स, 6 बेल्स हैं जो एक साथ बजना शुरू होती हैं और इंटरवल पर बजती है, मतलब एक बेल जो है 3-3 सेकंड में बजती है, एक जो है 4-4 सेकंड में, एक 6-6 सेकंड में, एक 7, एक 8, एक 12 सेकंड में। ठीक है, 3 और 4, 6, 7, 8 और 12, ठीक है, इस सेकंड में अंतराल पर। अब आप समझो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कितने बार पूछा कि कितनी बार दोबारा से कब ये एक साथ बजेंगे या कितनी देर बाद बजेंगे। ठीक है, आप ये देखो, अगर एक जो बेल है वो 3-3 सेकंड के अंतराल में बज रही है, मतलब पहले 3 सेकंड में बजेगी, फिर 6ठे सेकंड में बजेगी, फिर 9वें सेकंड में बजेगी, फिर 12वें सेकंड, मतलब 3 के टेबल पे बजेगी, फिर दूसरी जो है 4 के टेबल में 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20। ठीक है, फिर इसी तरह से 6, 12, 18, 24। ठीक है, फिर 7 के टेबल में चलती रहेगी, 8 के टेबल में चलती रहेगी, 12 के टेबल में चलती रहेगी। तो क्यों ना एक ऐसा टाइम आएगा जो 3 के भी काउंटिंग में आ रहा होगा, 3 के भी टेबल में आ रहा होगा, 4 के भी टेबल में आ रहा होगा, 6 के भी टेबल में आ रहा होगा, 7 के भी टेबल में आ रहा होगा, 8 के भी टेबल में आ रहा होगा, और 12 के भी टेबल में आया होगा। एक ऐसा टाइम जरूर आया होगा, एक ऐसी वैल्यू जो सभी के टेबल में आती है, और सभी के टेबल में आ रहे का मतलब यह है कि वो सबसे डिवाइड होनी चाहिए। इसका मतलब इन सभी का एलसीएम लेना है, इन सभी का क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है।
ठीक है, अब एलसीएम देखो सबसे सही तरीका जो है, अगर छोटे नंबर से आसान नंबर लग रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर जो सभी के जैसे मान लेते हैं कि दो नंबर ले लेते हैं, पहले बड़े नंबर ले लेते हैं दो, इन दोनों का एलसीएम एक ऐसा नंबर जो 8 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी, तो 24। ठीक है, क्या 24 7 से डिवाइड होता है? ठीक है, नहीं होता। ठीक है, तो 24 को 7 से, 7 प्राइम नंबर है, 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4 7 28 और ये तो 168। तो इन तीनों का एलसीएम जो है 168। 6 से डिवाइड हो रहा है, देखो 6 दूनी 18, 6 दूनी 12 और यहाँ पर 6 8 48 हो गया। 4 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 68 डिवाइड हो रहा है। 3 से हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इनका मतलब इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 168। ठीक है, अगर ये मेथड नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, एलसीएम इस वाले मेथड से भी ले सकते हो, 3 4 6 7 8 12। ठीक है, लेकिन अगर आसान नंबर, देखो हर एक क्वेश्चन का डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो उनके नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही मेथड काम आ जाएगा, हो सकता है जो मैंने एलसीएम एज्यूम करा है वही काम आ रहा है, नहीं ऐसा भी नहीं, कभी कभी ये भी फेल हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, नंबर्स के हिसाब से पता चलता है कि उस टाइम पर एग्जैक्टली कौन सा मेथड लगाने से एलसीएम जल्दी आ सकता है। ठीक है, मुझे आसान नंबर लग रहे थे तो मैंने लगा दिया। ठीक है, तो आप ऐसे भी एलसीएम लगा सकते हो, ये आ जाएगा। तो एक ऐसा टाइम जो इन सभी से डिवाइड हो रहा है 168, और ये करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। मतलब 168वां जो सेकंड होगा उस उतने टाइम पर एक साथ बजेगी, क्योंकि वो 3 3 करते भी वो इंटरवल वहां पर आएगा, 4 4 के इंटरवल पर भी 168 आएगा, 6 6 के इंटरवल पर भी वो 168 आएगा, और बाकी सभी नंबर जो हैं या 7 8 और 12 इन सभी के इंटरवल पर वो 168 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप समझ आया होगा, उम्मीद है बिल्कुल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज 3, और इसने कहा कि अगर उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो एवरेज क्या होगा। देखो हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज अपॉन, सॉरी एवरेज के लिए सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा। अगर आप इस n को मल्टीप्लाई कर देते हो एवरेज से तो आ जाएगा उस डाटा का क्या, सम। तो इसने कहा कि भाई 5 संख्याओं का एवरेज नंबर जो है 3 है, तो 5 नंबर हैं, एवरेज 3 है, तो इसका मतलब उन सभी डाटा का सम कितना आया होगा, 15। ठीक है, समझ आया, 15। उसने कहा उसमें अगर 2 जोड़ दिया जाए, तो हमने कहा उसमें अगर 2 जोड़ दिया जाएगा तो वो डाटा कितना हो जाएगा, 17। लेकिन अगर 2 जोड़ दिया तो संख्या पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी, 6। तो इसका मतलब अब एवरेज निकलेगा कितना, 17 अपॉन में संख्याएं 6। ठीक है, 6 से डिवाइड करोगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर बचा 5। ठीक है, तो 6 8 48, 2.8 के आसपास नंबर आना चाहिए, 2.83 करेक्ट आंसर। तो उसका एवरेज जो है ये आ जाएगा। तो उम्मीद है बिल्कुल आपको क्लियर रहा होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। ठीक है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा एवरेज का क्वेश्चन था, इसने कहा कि इस फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू बताओ। तो हमने कहा ठीक है, 1/11 का मतलब होता है, ठीक है, कि आपने क्या करा है, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 99 और 100। ठीक है, 100/11 है। अब इसको दोबारा से डिवाइड कर लेते, 100 को 11 से, 11 99। ठीक है, यहाँ पर 1 बचा, डेसिमल लगाया, 0 आ गया। ठीक है जी, लेकिन ये डिवाइड नहीं हुआ तो 1 0 और लगाया, 1 0 यहाँ पर आया, और 11 99। ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू, और ये चलता चला जाएगा। 9.09 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक तो ये तरीका है, लेकिन ये ज़्यादा ठीक है, पहले आप उसको फ्रैक्शन, नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लो, बाद में डिवाइड करके आप डेसिमल वैल्यू निकाल दो। ये ज़्यादा आसान तरीका है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको 9 + 1/11 लिख लेते हैं, और फिर 1 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, बाद में उसमें 9 जोड़ देते हैं। दोनों ही मेथड अपने आप में ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8% को फ्रैक्शन में, देखो कभी भी परसेंटेज रिमूव करते हैं ना तो डिवाइड आ जाता है क्या, 100। बस आप यहाँ पर देखो, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, और आंसर आ जाएगा 2/25। सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आया है CISF के, तो ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, 35% ऑफ अ नंबर इज 63। तो नंबर क्या है, इसने कहा किसी नंबर का x का मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 35% जो है वो कितना है, 63 है। तो आपको वो नंबर बताना है। तो हमने कहा 63 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100। ठीक है, 7 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 7 से 5 टाइम्स, 7 से 9 टाइम्स, 5 से
20 टाइम्स, और ये आ जाएगा कितना 180, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आ रहा होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी तरह का तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ऐसा कोई डाउट सामने आ रहा है तो मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 500 इन 3 ईयर्स एंड 600 इन 5 ईयर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस SI का, ठीक है। देखो इसने कहा कि कोई प्रिंसिपल था, समझो बात को, इसने कहा वो प्रिंसिपल जो है 3 ईयर्स में 500 रुपये हो जाता है, और वही प्रिंसिपल 5 वर्षों में 600 रुपये हो जाता है। तो आप खुद समझो, सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा हर ईयर क्या रहता है, बराबर, क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल पर ही लगता रहता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगता। तो हमेशा प्रिंसिपल पर ही अगर इंटरेस्ट लगता होगा तो सेम रहा होगा, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट है SI में, ठीक है। तो आप ये देखो कि 3 साल में 500 रुपये बन पाए हैं यहाँ पर, और 5 साल में 600, तो इसका मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा हो रहे हैं 100, और ये कितने साल में हुआ 2 साल में, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये 2 साल में 100 रुपये मिल रहे हैं उसको, तो इसका मतलब 1 साल में इंटरेस्ट जो है वो 50 रुपये मिलेगा, 1 साल में 50 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, अगर रेट निकालना है तो हमने कहा कि 50 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है किसके ऊपर, प्रिंसिपल पर। अच्छा, प्रिंसिपल भी चाहिए। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 50 रुपये है तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना रहा होगा 150, और 150 रुपये इसमें से माइनस करोगे तो 350 रुपये क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। तो 50 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर 350 रुपये में, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 1/7, मतलब 14/2/7%। ठीक है, आप इसको SI के फॉर्मूले में भी रख सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। और यहां पर मैंने टाइम का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि 1 साल का ही इंटरेस्ट मैंने प्रिंसिपल पर निकाल दिया है, और रेट हमेशा क्या होता है, पर ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा आसान रहा, टाइम के साथ नहीं खेले। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि SI में आप इंटरेस्ट 150 रुपये लगते, प्रिंसिपल 350, टाइम 3 ईयर्स, तो फिर आप रेट निकालते। लेकिन ये आसान सबसे तरीका है कि आप 1 ईयर का इंटरेस्ट ले लो, और 1 ईयर के इंटरेस्ट पर 50 रुपये का इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट हुआ होगा, 350 रुपये पर मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल इजी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। निखिल जो है 8 साल छोटा है अपने भाई रोहन से, ठीक है, समझो बात को। निखिल जो है और रोहन से अगर बात करें तो 5 साल छोटा है, ठीक है, निखिल छोटा है, और इसने कहा कि व्हाट इज द एज ऑफ रोहन इफ इज ट्वाइस द एज ऑफ निखिल। तो निखिल अगर 1 है तो ये ट्वाइस एज है। अब यहाँ पर अगर रेशियो की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि कितना बड़ा है, यहाँ पर 1 रेशियो बड़ा है, लेकिन 1 की वैल्यू कितने को ईयर्स दे रखी है इसने, 8 ईयर्स। तो इस 1 को हम 8 बना लेंगे, ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई करके, 8 से। तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 साल का है, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 साल का है। इसने क्वेश्चन एज किसकी पूछी है, रोहन की एज पूछी है, व्हाट इज द एज ऑफ रोहन, ठीक है। तो रोहन जो है वो कितने साल का है, 16 साल का है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी, बिल्कुल इसमें क्लियर, कोई डाउट नहीं है, रेशियो का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एज वाले क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर या तो आपके एवरेज से होते हैं, ठीक है, या वो सीधा रेशियो प्रोपोर्शन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट स्मॉलेस्ट नंबर इज 9। देखो ये पिछले 2 पेपर में भी ऐसा ही था, आपने देखा होगा, उसमें 5 का पूछा था और एक शायद मेरे ख्याल से 8 का पूछा था, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर 8 है तो उसका ट्रिपलेट क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर अगर 7 है तो उसका ट्रिपलेट क्या होगा, और यहाँ पर 9 का पूछ लिया। और मैंने सभी में डिस्कस किया है, ट्रिपलेट जो है वो ऐसे होते हैं जो पाइथागोरन थ्योरम में बिल्कुल सेट बैठते हैं कि इसका स्क्वायर सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल रहे। तो ऐसे इसके मल्टीपल्स भी हैं, 6, 8, 10, मल्टीप्लाई करोगे 9, 12, 15, ठीक है, 12, 16, 20, 15, 20, 25, ठीक है। ये चलते चले जाएंगे आगे तक, क्योंकि ये प्राइमरी ट्रिपलेट है। और प्राइमरी 3 का ट्रिपलेट ये है, 5 का ट्रिपलेट 5, 12, 13 है, ठीक है। और 7 का ट्रिपलेट था 7, 24, 25, ठीक है। 8 का ट्रिपलेट है 8, 15, 17, ठीक है। ऐसे 9 का ट्रिपलेट है 9, 40, 41, ठीक है। तो आपका आंसर 9, 40, 41 मतलब ए करेक्ट बिल्कुल आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप ये समझ पा रहे हो, उसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा कि कितनी ब्रिक्स 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की रिक्वायर्ड होंगी कितनी बड़ी वॉल बनाने के लिए, इतनी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी कभी ऐसा निकाल, सबसे पहले तो आपको ये सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। ये मीटर में, ये मीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सब कुछ सेंटीमीटर में ही बदल लो। तो इसको आप ये बोल सकते हो, ये 8 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 600 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले देखो वॉल कितनी बड़ी है हमारे पास, 800 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 600 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 22.50 सेंटीमीटर, या सॉरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अपॉन में, ठीक है, इतनी बड़ी ब्रिक है, वो इतनी बड़ी वॉल है, और उसको छोटी छोटी वॉल्स से बनाना है हमें 25, 11.25 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो नंबर एन की वैल्यू, भाई या तो आप ये देखो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू ये इसका वॉल्यूम, नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगी। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो, नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो भाई देखो 800 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितने के साइज की, 25 इंटू 11.25 इंटू 6। ठीक है, ये वॉल्यूम इक्वल होगा क्योंकि जो इतनी ब्रिक्स होंगी उसको नंबर ऑफ ब्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बड़े वाली वॉल के वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम चीज़ों को सॉल्व करें तो ओके, डेसिमल यहाँ 0 लगा लेते हैं और एक डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, 25 से अगर आप डिवाइड करोगे, सॉरी पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 100 आ जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं 100, 25 से ये डिवाइड होकर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 25 से डिवाइड करोगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा, नहीं 4 अठे 32 आएगा भाई, 32 टाइम्स 800 आएगा 25 का। ठीक है, और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितने आ जाएंगे, 32 इंटू 88, कुछ गलत हो गया शायद, अच्छा 50 है, 2250। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, रुको एक मिनट, कुछ गलती कर दी है हमने, रुको एक मिनट। ठीक है, अब देखो 25, 11.256, ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0 लगाया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दिया हमने, 11.25 बाद में। ठीक है, अब आ गया यहाँ पर 25 से, आप इसको या 6 से पहले आप इस 600 को काट लो 100 टाइम्स। ठीक है, इस 25 से, ये 25 नहीं था, ये इस 25 से कटेगा ये हमने 11 पॉइंट को हटा के ना ये 25 मान लिया, गलत हो गया, तो ये कटेगा 4 टाइम्स, इस 25 से 4 टाइम्स। ठीक है, और ये 1125 है, इससे कटेगा ये 1250 दो बार। ठीक है, दो बार कटेगा, और आप ही कर सकते हो, 2 चौक 8, 8 अट्ठे 64, 6400 ब्रिक्स बनेंगी। और ठीक है, 6400 ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। ये गलती से यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंट की जगह हमने मल्टीपल मान लिया और इस 25 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो तुम समझ आया होगा आपको, कोई डाउट इसमें नहीं है। ठीक है, 800 इंटू 600 इंटू 22.50 एंड नंबर ऑफ ब्रिक्स, जो साइज आपको गिवन था ब्रिक्स का, इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6400, क्योंकि जो ब्रिक्स हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आएगा, वो वॉल्यूम बड़े वाली वॉल के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ ड्रेस इज 850 और उस पर सेल्स टैक्स लगाया गया, 850 उस पर प्राइस है, उस पर 5% का टैक्स है। अब देखो 850 है और उसका 5% निकालना है, तो इसका 10% देखो, 850 का 10% जो है वो कितना आ जाता है, एक डेसिमल हट जाता है, मतलब ये आ जाएगा, ये 10% है। और अगर इसका भी हाफ कर दोगे, ठीक है, इसका भी हाफ कर दोगे तो ये 42.5 आ जाएगा, तो इसका मतलब 42.5 का टैक्स लगेगा।
ठीक है, आप 5% वैल्यू निकाल सकते हो। तो जब आप इसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 892.5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया इतना है। वॉल्यूम बतानी है। ठीक है, देखो सिलेंडर ये होता है, इस तरह की शेप होती है सिलेंडर की। उसका रेडियस हमें गिवन है कि 7 है और हाइट हमें नहीं गिवन है, लेकिन इसने कहा कि कर्व सरफेस एरिया 440 है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH, जिसकी वैल्यू 440 गिवन है। तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस हमें 7 है, हाइट आपको नहीं पता है 440, हाइट आपको नहीं पता है, कैंसिल कर सकते हैं। 7 से 7 44 से 10 बार, तो हाइट इसकी आ गई कितनी, 10। तो ये जो हाइट है वो कितनी आ गई आपके पास, 10 आ गई है। अब इसने पूछा कि वॉल्यूम बताओ, हमने कहा जब हाइट है हमारे पास, रेडियस है, तो फिर तो वॉल्यूम निकाल ही सकते हैं, 2πr²h। तो 22/7, रेडियस है हमारे पास 7 × 7 और हाइट है हमारे पास 10। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 7 14, 2 7 14, 15, 1540, 1540 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये वाला भी समझ आया होगा आपको। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस 3D ज्योमेट्री से, आपको 3D मेंसुरेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज डिविजिबल बाय 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9। देखो 9 का रूल क्या कहता है, मान लेते हैं एक नंबर है ना 5936127। ठीक है, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? तो हमने कहा देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इन सभी डिजिट्स को ऐड कर लो, इन सभी डिजिट्स को क्या कर लो, ऐड कर लो। और अगर वो सभी डिजिट्स का एडिशन जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे 9 और 5 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23, 23 और 1 24, 24 और 2 26, 26 और 7 26 और 7 33। क्या ये 33 डिवाइड हो रहा है? क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा होगा। ठीक है, और दूसरा रूल क्या कहता है कि पहले आप अगर एडिशन ही करना है सब चीज को, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन सभी को ग्रुप बना के काट दो। जैसे 9 है, 9 डिवाइड हो गया, काट दो। 3 और 6 9 डिवाइड हो गया, काट दो। 7 और 2 9 डिवाइड हो गया, काट दो। अब बचा कितना, 6। इसका मतलब ये 6 बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। मान लेते हैं नंबर कुछ इस तरह का होता है, 5 9 4 3 6 2 7। ठीक है, और आप ये बताओ क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? देखो हमने कहा 9 काट देते हैं, 9 कट गया। ठीक है, 7 और 2 9 कट गया, 3 और 6 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया। इसका मतलब ये 0 आ गया, इसका मतलब इस पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, यहां पर देखो वही नंबर डिवाइड होगा जो सारा कट जाएगा। 9 कट गया, 7 और 3 10, 10 और 3 13, नहीं कट रहा है। 6 और 3 कट गया, यहाँ 7 आ रहा है। ठीक है, 9 कट गया, ये कट गया, 5 आ रहा है, नहीं हो रहा है। तो 9 कट गया, 5 और 1 और 6 और 3 ये कट गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो है पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है, 3 9 1 5। तो इसका मतलब यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9 से डिविजिबिलिटी रूल आपको ये आना भी चाहिए। ठीक है, 3 का भी कुछ ऐसा ही है, उसमें 3 के मल्टीपल्स काटते हैं, यहाँ पर 9 के मल्टीपल्स हमने काटे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। देखो सम ऑफ फर्स्ट, पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब अगर आप यहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 20 इंटू 21। ठीक है, 20 थे, एक प्लस करा 21 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 10 और मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, लेकिन हम इस पर ही बात नहीं करेंगे, और भी बात कर लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, पहले 10 ऑड नंबर का जो एडिशन है वो कितना होगा, उसी नंबर का स्क्वायर होगा। और सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स का सम, यह आ जाएगा n इंटू n प्लस 1। ठीक है,
ठीक है बिल्कुल। तो उम्मीद है यहाँ तक ये आपको समझ आया होगा इवन नंबर्स का सम n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 2 4 6 4 हैं, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 2 10 आना चाहिए। कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। 4 संख्या है, 4 प्लस 1 5, 5 को 2 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 20 आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। इसमें डाउट था, ठीक बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, ऑड नंबर्स है तो n स्क्वायर, इवन नंबर्स है तो n इंटू एन प्लस वन, और यहाँ पर अगर ये नेचुरल नंबर्स है तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर। देखो सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन सभी में यही है, 9/11 7/8। जब भी डिनोमिनेटर बड़े आते हैं ना, क्वेश्चन डिनोमिनेटर बड़ों पर ही आता है, जिसके डिनोमिनेटर बड़े होते हैं उसी को अरेंजमेंट करने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि एक तो तरीका देखो स्कूल वाला है कि हमने यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स हैं उसका एलसीएम ले लिया और उस एलसीएम से सब नंबर्स को सब फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 से नंबर डिवाइड हो जाता है, 11 से हो जाता है, 8 से हो जाता है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं आपके। ठीक है, दूसरा तरीका यह है 5 को 9 से डिवाइड करो तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, फिर 9 को 11 से डिवाइड करो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 7 को 8 से डिवाइड करो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। लेकिन ये तरीका भी लंबा है। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि डिफरेंस लो कितना आ रहा है 4, इस 4 से न्यूमरेटर को डिवाइड करो, तो आप ये कहोगे 4 एकम 4 और यहाँ पर 2 5, यहाँ पर डिफरेंस लिया 2, डिवाइड करोगे 4.5। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस आया था 2, 2 से डिवाइड करा 9 को 4.5, यहाँ पर डिफरेंस लिया 1, 1 से 7 को डिवाइड करा 7 ही आ गया। तो इसका मतलब ये पहले से ही अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में और यही इसका करेक्ट आंसर है। इन नंबर्स को देखकर आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा, मतलब किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हो, यही इसका करेक्ट आंसर है, ये गलत है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है, कभी भी गलती नहीं होगी, बस डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, और उसी पर क्वेश्चंस भी क्रिएट होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है बॉड मास की अगर हम बात करें। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर भी स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बड़े वाले ब्रैकेट बार ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और जब आप इसको डिवाइड करोगे 1980 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1980 माइनस 1980 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 19 अब यहाँ पर डिवाइड करोगे सबसे पहले तो, ठीक है, यहाँ पर तो जीरो ही हो गया ये सब। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1980 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 220 माइनस प्लस माइनस होकर 77, और जब आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 10 में से 7 गए 3 और 143 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये आपको समझ आई होगी बात इसमें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर बाहर वाले ब्रैकेट इस तरह से बाहर आओ और डिवाइड वगैरह सॉल्व कर लो, सारी चीजें आसान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजिट शुड बी 1008 बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ओके, सबसे पहले ना फ्रैक्शन बनाओ। ठीक है, 2 से डिवाइड करा 504, 2 से डिवाइड करा 252, 2 से डिवाइड करा 2126, 2 से डिवाइड करा 63, 3 से डिवाइड करा 21, 3 से डिवाइड करा 7, 7 से 1। तो आप एक बात देख रहे हो कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ग्रुप्स होने चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, एक 7 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसने कहा कौन से नंबर को डिवाइड कर, किस नंबर से डिवाइड करें, हमने कहा इसी नंबर को ना 7 से डिवाइड करो, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 है ये। तो इसने कहा किस नंबर से डिवाइड करें, हमने कहा भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जोड़े होने चाहिए हमेशा, और अगर डिवाइड करना भी पड़े तो इस 7 से कर दो, क्योंकि 7 से 60 कट जाएगा और ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर ये है। और अगर वो ये बोलता कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, हमने कहा भाई एक 7 तो है,
एक और 7 अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक 7 से डिवाइड करने की जरूरत है जिससे ये 7 डिवाइड हो जाए। ठीक है, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर डिवाइड क्या आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा आ रहा होगा ना ग्रुप से हटकर, वही नंबर, उसी नंबर से डिवाइड कर दो, वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ये वाला क्वेश्चन हर एक पेपर में आया है। √5 और वो x अंदर ही है रूट के, इज इक्वल टू 15625। ठीक है, 15625। अब अगर यहां पर बात करें कि देखो ये 5 है, हमें इसको 5 में बदलना है, 5 के उसमें बदलना है। ठीक है, चलो पहले √5 को ऐसे ही लिख लेते हैं 5x। इसको अगर मैं रूट में इसका स्क्वायर रूट करूं, ठीक है, तो या इसको फैक्टर्स बनाऊं, तो आप ये कह सकते हो ये किसका 15625 है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप ये क्या करोगे, यहाँ पर 25 आ रहा है, तो 25 का जो ये वहाँ पर 5 है, ये यूनिट डिजिट 5 की वजह से ही आई होगी। अभी जो 156 बचा है, ये किस किस के स्क्वायर्स के बीच में, 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर, क्योंकि 144 और 169 के बीच में है। तो इसका मतलब छोटे वाला नंबर, मतलब 1225, 125 का स्क्वायर है ये। तो आप ये लिख सकते हो 125 का क्या है, ये स्क्वायर है। √5x, इस 25 को भी आप ब्रेक कर सकते हो कि 5 का क्यूब है ये और उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो √5x इज इक्वल टू 5, ब्रैकेट में पावर होती है मल्टीप्लाई, 5 की पावर 6। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इस स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और 5x इज इक्वल टू 5 की पावर कितनी, 12। अब जब बेस कांस्टेंट हो जाता है ना, तो जो ऊपर पावर होती है वो इक्वल होती है, मतलब x की वैल्यू क्या रही होगी, 12। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा डिटेल में बताया, अगर और छोटा करते तो हम 2-3 स्टेप इसमें से कट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्वायर रूट्स वगैरह आपको निकालने आने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं इसके, बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स हैं इसको निकालने की। इसने कहा ये जो 23474 है, 23474 है, ये नंबर किससे डिविजिबल है, पूरी तरह से। ठीक है, और ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है किस किस क्या क्या नंबर गिवन है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 11 या केवल 2, है ना। तो 2, 3, 4 और 11 का डिविजन 2 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट में 4 है। ठीक है, अब देख लेते हैं 3 या 4 या 11 से किस किस से डिवाइड हो रहा है। 3 का रूल क्या कहता है कि भाई ये सारे बनकर ग्रुप बनकर कट जाने चाहिए, मतलब 3 कट गया, ठीक है, 4 और 2 7 कटना, 6 कट गया, 7 और 4 11, ये नहीं कटा, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। ठीक है, एक तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, 2 और 3 वाला, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हुआ। 4 से देख लेते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो जानी चाहिए। हमने कहा 4 1 4, 3 बचा, 34 डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला भी इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी कट कर दो। ठीक है, क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, हमने कहा 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 2 ग्रुप बनाओ, 2 डिजिट का ग्रुप, 4 में से 7 गए -3, अगला ग्रुप 4 में से 3 गया 1, और अगला ग्रुप 0 लगा लो, 2 में से 0 गया 2। अगर ये सभी मिलकर कट जाते हैं, 0 आ जाता है या 11 आ जाता है, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। इन सभी का जो सम है, डिफरेंस का जो सम है, वो क्या आ जाना चाहिए, 11 या 0 आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये नंबर 2 से और 11 से डिवाइड हो रहा है, और इसका करेक्ट आंसर यही है। डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर क्वेश्चन था कि आपको ये पता भी है 4 का रूल, 3 का रूल या 11 का रूल क्या है, उन्हीं के ऊपर बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, और आज के हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको कैसी लगी ये क्लास, आपको एक बार कमेंट करके बताना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अच्छे से, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।